नमस्कार। आपने बहुत सारे चुनाव पूर्व सर्वे देखे होंगे। चुनाव का मौसम है तो हर चैनल और हर स्पेशलिस्ट अपनी भविष्यवाणी लेकर आपके दिमाग को रंगने की कोशिश करता है। पिछले 20-25 सालों में इलेक्शन सर्वे का धंधा काफी फला फूला है और तकनीक में भी काफी सुधार हुआ है, लेकिन कई कारणों से 90% सर्वे गलत साबित होते हैं। मुख्य कारण है सर्वे करने वाली संस्था या चैनल का अपना राजनीतिक झुकाव और विज्ञापन में मिलने वाले पैसे। अपने देश में टीवी का अंतिम उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन है। न्यूज़ चैनल भी हमारे इसी मनोरंजन का हिस्सा है। आप चाहो तो चैनल पे मुर्गा लड़ाई देख लो, स्टूडियो में मारपीट तक देख लो या इलेक्शन सर्वे देख लो। मनोरंजन ही अंतिम सत्य है। किसी भी चुनाव का कोई भी सर्वे आपको याद नहीं रहने वाला अगले दिन, जब तक कि धोखे धक्के से किसी का सर्वे सही ना आ जाए। वो आपको हर बार याद दिलाएगा कि हमने पिछले चुनाव में देखिए ये बात सही कही थी। हर स्टेट और हर विधानसभा क्षेत्र की अपनी एक नियति होती है, जो वहां के वोटर्स की नियत से डिसाइड होती है। अगर वोटर्स अपने एमएलए को बदलना चाहते हैं तो किसी भी प्रकार का प्रायोजित सर्वे उनके दिमाग पर असर नहीं डालेगा। पूरे स्टेट का सर्वे कभी कभार सही भी हो सकता है, लेकिन सभी विधानसभा क्षेत्र का सर्वे करना और सही अनुमान लगाना लगभग असंभव है। जब किसी पार्टी के पक्ष में लहर होती है तो उसे पहचानना आसान होता है। उससे भी आसान होता है सरकार के विपक्ष में माहौल को पहचानना, जिसे हम एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं। क्योंकि अगर जनता त्रस्त है या बदलाव चाहती है तो उसे भांपना बहुत मुश्किल नहीं होता है। जो सर्वे आपको बताते हैं कि कांटे की टक्कर चल रही है, इसका मतलब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि ऊंट किस करवट बैठने वाला है। क्योंकि यह कहना तो सबसे आसान है कि बड़ी क्लोज फाइट है जी, यह भी जीत सकता है और वो भी जीत सकता है। हम आपको एक बहुत सरल तरीका बताते हैं हवा के रुख को पहचानने का। यह जो तकनीक है जो मैं आपको बताने वाला हूं, यह जब सर्वे की शुरुआत हुई थी तब से चली आ रही है, लेकिन इसके बारे में कोई खुलासा नहीं करता, क्योंकि आंकड़ों के इस खेल की गूढ़ता में सभी दर्शकों का या हर देखने वाले का इंटरेस्ट नहीं होता। यह जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं, उससे आपको पूरे स्टेट का बिग पिक्चर जो होता है, बड़ा फिल्म जो होती है, वो आपको दिख जाएगी। कभी 100% सही ना भी हो तो भी आपको हार जीत की संभावना का सही आकलन मिल जाएगा। यह करने के बाद आप राजनीतिक माहौल को समझें, हवा के रुख को पहचानें कि झुकाव किस तरफ है, तो दोनों को मिलाकर आपको सही विश्लेषण मिल जाएगा या आप खुद कर पाएंगे सही विश्लेषण। सबसे पहला नियम है कि आप पिछले 3 चुनावों के वोटिंग परसेंटेज निकालें और पार्टियों में कितना अंतर है यह देखें। सामान्य परिस्थितियों में अगर लगातार हर चुनाव में वोटिंग परसेंटेज बहुत कम अंतर है दोनों पार्टियों के बीच या जीतने और हारने वाले के बीच, तो मुकाबला बराबरी का रहेगा या इसे कहना मुश्किल होगा। मसलन अपन छत्तीसगढ़ लेते हैं, हर चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के बीच हर बार अंतर करीब 2% से कम रहा है। पिछले 2013 के चुनाव में यह 1% से भी कम था। 2018 में सिर्फ ऐसा हुआ है पहली बार, जब अंतर बढ़कर 10% हो गया, क्योंकि भाजपा के खिलाफ लहर थी। भाजपा को 33% वोट मिले और कांग्रेस को 43%। पहली बार था जब इतना लंबा अंतर हुआ। सामान्य परिस्थितियों में जब भी कोई पार्टी 10% मतों से जीत जाती है एक चुनाव, तो अगला चुनाव भी वही पार्टी आसानी से जीत सकती है। सिर्फ साधारण तरीके से सरकार चलाते रहने पर भी। शर्त यह है कि वो कोई नेगेटिव लहर या करप्शन के आरोप में न घिर जाए। इसका मुख्य कारण है कि हारी हुई पार्टी अगर विशाल अंतर से हार जाती है तो उसे कम से कम 2 चुनाव लगते हैं अपने खोए हुए वोटर्स को वापस लाने में या नए वोटर्स को अट्रैक्ट करने में।
अब छत्तीसगढ़ की तरफ आप देखें तो भाजपा के जो 15 साल थे उनमें 3 चुनाव हुए जो उन्होंने जीते, 2003, 2008 और 2013। उनमें वोटों का प्रतिशत काफी करीब था। आप देखें 2003 में जोगी सरकार और भाजपा में जमीनी तौर पे कोई अंतर नहीं था, लेकिन एनसीपी ने कांग्रेस के वोट का, वो जो वोट बैंक है उसका नुकसान किया, जिससे भाजपा को फायदा हो गया। उसके बाद कांग्रेस लगातार रेस में बनी रही अगले 2 चुनाव में, लेकिन रमन सिंह के खिलाफ कोई ठोस मुद्दा नहीं होने से भाजपा वोट बैंक का विभाजन करने में वो असफल रही, दोनों 2008 और 2013 में। इस बार भूपेश सरकार के जीतने की प्रबल संभावना है, वह इसलिए कि कमजोर भाजपा अपना वोट प्रतिशत 33 से बढ़ाकर 43 नहीं कर सकती। भूपेश सरकार बहुत से विषयों में फेल हो गई होगी, लेकिन फिर भी उसके वोट प्रतिशत के कम होने की संभावना कम है, क्योंकि किसान उसके फेवर में लगते हैं। अगर कांग्रेस का वोट प्रतिशत नहीं गिरता है और भाजपा का 7-8 प्रतिशत बढ़ भी जाता है, तो भी भूपेश सरकार के जीतने की संभावना है। एक और मुद्दा इस बार हावी रहेगा, जो है आम आदमी पार्टी, जोगी कांग्रेस और बसपा कितने प्रतिशत वोट ले जाते हैं। पिछली बार जोगी कांग्रेस, बसपा एवं अन्य को 13% वोट मिले थे। अगर वो कुछ घटते हैं तो भूपेश सरकार के खाते में जाएंगे, जिससे भाजपा के लिए चुनौती और भी कठिन हो जाएगी। आप इस बात को समझिए, अगर भाजपा 38-40% वोट भी लाती है और भूपेश सरकार कुछ भी नहीं बढ़ा पाती, तो भी भूपेश सरकार को 51 सीट मिलने की संभावना रहेगी, क्योंकि उसको 43-44% वोट फिर भी मिल जाएंगे। वो भी तब जब अन्य 12-13% वोट ले जाएं। तो अंत में मेरा अनुमान ऐसा है, आज की तारीख में, ये आने वाले महीने में बदल भी सकता है, क्योंकि भाजपा अभी बहुत कमजोर लग रही है। अगर भाजपा को 35-40% के बीच में वोट मिलते हैं, तो उसे 35 से 40 सीटों पर ही जीतने की संभावना बनेगी, जबकि भूपेश सरकार को करीब 50 सीट के आसपास बनने की संभावना रहेगी। 2-4 सीटें अगर बाकी पार्टियां या अन्य ले जाते हैं, तो वो बाद में अंतर को कम रखने में ही काम आएंगे। भूपेश सरकार के लिए अच्छा यही होगा कि वो 50 से ऊपर सीटें लाएं, जिससे उन्हें कंफर्टेबल मेजॉरिटी हासिल रहेगी और उनके टूटने की संभावना भी कम रहेगी। फिर भी यहाँ पे मेरा मकसद था आपको ये बताने का कि वोटिंग परसेंटेज किस तरह से हार जीत का फैसला करता है पूरे स्टेट में। आपको बड़ा पिक्चर समझाने की मेरी कोशिश थी। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।